क्या हमें पीने को थोड़ा पानी मिल सकता है? अवश्य महाराज, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। लीजिए महाराज, ताज़ा पानी पीजिए। यदि ऐसी सुशील और संस्कारी बंजारन से हमारा विवाह हो जाए तो हमारा जीवन सचमुच धन्य हो जाएगा। क्या घर में कोई है? क्या घर में कोई है? बाबा, हमें बहुत प्यास लगी है। यदि थोड़ा जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? कृपया कृपया घर के अंदर आइए। बेटी, हमारे घर अतिथि आए हैं। उनके लिए ठंडा पानी लेकर आओ और उनका आदर सत्कार करो। बाबा, जो कन्या अभी मुझे पानी देकर गई थी, क्या वो आपकी ही पुत्री है? वो मेरी ही पुत्री है। बाबा, यदि बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है या वो अभी अविवाहित हैं? वो अभी अविवाहित है और घर के कार्यों में निपुण है। बाबा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात जानना चाहता हूं। इतनी सुशील, संस्कारी और गुणवान पुत्री का विवाह आपने अब तक क्यों नहीं किया? महाराज, मैं एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति हूं। मेरी हैसियत नहीं है। मैं अपनी बेटी को उतना दान दहेज देने में सक्षम नहीं हूं। मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे घर में नहीं करना चाहता जहां उसके गुणों का सम्मान न हो। मेरी बेटी केवल अच्छे चरित्र वाली ही नहीं बल्कि समझदार और शिक्षित भी हैं। वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी भली भांति समझती हैं और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना जानती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसे ऐसा मिले जो उसके गुणों की कद्र करे। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन। मैं आपकी पुत्री के गुण, संस्कार और सरल स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। तो मैं आपकी पुत्री का हाथ अपने लिए मांगना चाहता हूं। अर्थात मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, यदि आपकी और उसकी सहमति हो। आज मैं आपके सामने झोली फैलाकर आपकी पुत्री का हाथ मांग रहा हूं। नहीं महाराज, यह संभव नहीं है। आपका पहनावा और बाहर खड़ा आपका शाही घोड़ा साफ बता रहा है कि आप किसी ऊंचे और प्रतिष्ठित घराने से संबंध रखते हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि मैं एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति हूं। किसी बड़े और प्रतिष्ठित घराने के अनुरूप दान दहेज देने में मैं असमर्थ हूं। बाबा, जब मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपकी पुत्री का हाथ मांग रहा हूं, तो ऐसे में दान दहेज का प्रश्न ही कहां उठता है। और रही बात मेरे बारे में जानने की, तो मेरा गांव फलां है। आप जब चाहें वहां आकर मेरे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो निर्णय आप लेंगे मुझे स्वीकार होगा। महाराज, मुझे इस विषय पर थोड़ा समय चाहिए। मैं अपने भाईचारे और परिवार के लोगों से इस संबंध में विचार विमर्श करके ही उचित निर्णय ले पाऊंगा। उसके बाद ही मैं आपको अपना उत्तर दे सकूंगा। जैसा आपको उचित लगे बाबा। आज हमारे घर एक बड़े घराने के महाराज आए थे। उन्होंने हमारी बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा है। हाँ, अगर बात ऐसी है तो मुझे लगता है कि आपको उन्हें हाँ कह देनी चाहिए। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। बहुत सम्मान और सुख देंगे हैं। नहीं भाग्यवान, वो महाराज किसी बहुत ऊंचे और प्रतिष्ठित घराने से थे। मुझे डर है कि कल को कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।
इतना बड़ा निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता। इस विषय में मैं पहले अपने पूरे भाईचारे और समाज के लोगों से बात करूंगा। उनकी राय सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लूंगा। आज मेरे घर एक महाराज आए थे। उन्होंने बड़े आदर से मेरे सामने झोली फैलाकर मेरी पुत्री का हाथ मांगा। वे किसी बड़े और प्रतिष्ठित घराने से प्रतीत होते थे। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। अगर कोई महाराज स्वयं झोली फैलाकर रिश्ता मांगने आया था तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे विचार से तुम्हें इस रिश्ते पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसा सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है भाइयों, यदि आप सबकी भी यही राय है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूं। महाराज, अब विवाह की सबसे पवित्र रस्म का समय आ गया है। कृपया वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। शाम ढलने लगी है और अभी महल काफी दूर है। रात के समय जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरा विचार है कि आज की रात हम यहीं विश्राम कर लें। जैसा आप उचित समझे महाराज। वो देखो उस कमीने को, वो भैंस की औलाद है। नहीं स्वामी, वो भी हमारी ही तरह इंसान की औलाद है। वो कमीना तो भैंस की ही औलाद है। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। वो भी किसी माँ बाप की संतान है। अभी तो हम घर की चौखट तक भी नहीं पहुंचे हैं और तुमने अभी से मेरी बात को गलत ठहराना शुरू कर दिया। यदि अभी से हमारी सोच इतनी अलग है तो आगे चलकर यह संबंध कैसे निभेगा? मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए उचित नहीं हैं। तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन अब मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। और सुन लो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं आओगी। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। यदि फिर कभी मेरे सामने आने का प्रयास किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बहन, क्या बात है? तुम इस घने जंगल में अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। आज ही मेरा विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव के निकले। एक छोटी सी बात पे उन्होंने मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं की और मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। बहन, अगर तुम्हारा कहीं जाने का ठिकाना नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वहां तुम्हें अपना समझकर रखा जाएगा। आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। ठीक है भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ। माँ, आज से ये भी हमारे साथ यहीं रहेगी। इसका अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैंने इसे अपनी बहन माना है और अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। किसी अनजान स्त्री को अपने घर में आश्रय देना आपको ठीक नहीं लग रहा होगा। लेकिन माँ जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। बेटी,
अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम इस घर में रह सकती हो। इस घर को अपना ही घर समझो। भैया, क्यों ना हम आपकी सारी भैंसें बेच दें? ठीक है बहन, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो हम ऐसा ही करेंगे। सेठ जी, हम अपनी सारी भैंसें बेचना चाहते हैं। अगर आपको सौदा ठीक लगे तो इनकी कीमत बता दीजिए। भैंसें अच्छी हैं, इसलिए मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। इससे ज्यादा कीमत कोई नहीं देगा। अगर सौदा मंजूर हो तो अभी बात पक्की कर लेते हैं। ठीक है सेठ जी, 5 लाख रुपए में हमें ये सौदा मंजूर है। सेठ जी, ये काला वाला घोड़ा कितने रुपए का है? बहन जी, ये घोड़ा बहुत बढ़िया नस्ल का है, पूरे 5 लाख रुपए का है। सेठ जी, हमें ये घोड़ा पसंद है। 5 लाख रुपए में ये सौदा मंजूर है। लीजिए अपने पैसे। अब ये घोड़ा हमारा हो गया। चलिए अब इसे घर ले चलते हैं। भैया, अब आपको घुड़सवारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बहना, अब समय आ गया है। भैया, अब आप रोज राजा के दरबार जाया कीजिए। वहाँ जो भी महत्वपूर्ण बातें हों उन्हें ध्यान से सुनिए। राज्य की जो भी समस्या या चर्चा हो उसे अच्छी तरह याद रखिए। फिर लौटकर मुझे सब विस्तार से बताइए। वाह, कितना भव्य महल है। आज पहली बार मैं राजा के दरबार में जा रहा हूँ। सुनो, कल राज दरबार में घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आप सभी अपने अपने घोड़ों को अच्छी तरह तैयार कर लें। जो घोड़ा सबसे आगे रहेगा, उसके स्वामी को विशेष सम्मान और बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। बहना, आज राज दरबार में एक बड़ी घोषणा हुई है। कल राजमहल में घुड़दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। जिसका घोड़ा सबसे आगे रहेगा उसे अच्छा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। भैया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब आपको भी अपने घोड़े को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल बहना। भैया, अगर रास्ते में आपको भूख या प्यास लगे तो घोड़े की काठी के साथ मैंने खाना और पानी बांध दिया है। और एक जरूरी बात भैया, आपका घोड़ा बहुत उम्दा नस्ल का है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो सबसे तेज दौड़ेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको जीतने पर ध्यान नहीं देना है। अपने घोड़े को राजा के घोड़े से आगे मत निकालिएगा, बस उसके पीछे ही रहिएगा। और दौड़ के दौरान जो भी बात या घटना हो, लौटकर मुझे सब विस्तार से बताइएगा। ठीक है बहना, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। सभी प्रतियोगी अपने अपने स्थान पर तैयार हो जाएं। घुड़दौड़ प्रतियोगिता शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। सावधान! घुड़दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ! हे ईश्वर, ये कैसी प्रचंड गर्मी है। प्यास से हमारा कंठ सूखता जा रहा है। पानी, कोई हमें पानी लाकर दो। कोई हमें पानी लाकर दो। प्यास से हमारा कंठ सूखता जा रहा है। जल, थोड़ा और जल। ईश्वर तुम्हारा भला करे। वीर युवक, तुमने मेरी प्यास तो बुझा दी, पर अब मुझे बहुत भूख भी लग रही है। क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन भी है? महाराज, सौभाग्य से मेरी बहन ने यात्रा के लिए कुछ भोजन भी साथ रख दिया था। कृपया इसे ग्रहण कीजिए, इससे आपको कुछ शक्ति मिलेगी।
आज तुमने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। यदि तुम समय पर ना आते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हारा ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। परंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और किस गांव से आए हो? महाराज, मैं तो कई बार आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूँ। संभव है कि मेरी ओर आपका ध्यान न गया हो। मैं एक साधारण ग्रामीण युवक हूँ। खैर, पुरानी बातों को यहीं छोड़ो। आज तुमने हमारी रक्षा कर अपना साहस सिद्ध किया है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा वीर पद से नहीं कर्म से पहचाना जाता है। इसलिए हम तुम्हें आज से अपनी समस्त सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। वीर युवक, तुम्हारे अनुसार जो व्यक्ति किसी की जान बचाए उसे क्या पुरस्कार मिलना चाहिए? आज हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि यदि ये वीर युवक समय पर हमारी सहायता न करता तो शायद हम आज आपके बीच खड़े न होते। इसके साहस, निष्ठा और वीरता से प्रभावित होकर हम इसे आज से अपनी समस्त सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। आज महाराज ने हमसे प्रसन्न होकर हमें अपनी समस्त सेना का सेनापति नियुक्त किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है। भैया, मेरा तो कहना है कि अभी इस घोड़े को ऐसे ही काठी समेत खड़ा रहने दीजिए। इसकी मरहम पट्टी और चारे पानी की चिंता बाद में कर लेंगे। महारानी, यदि कोई अजनबी व्यक्ति किसी की जान बचा ले तो आपके विचार में उसे कैसा उपहार मिलना चाहिए? महाराज, ये किस अनजान व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप पहेलियों में क्यों बोल रहे हैं? जो बात है कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। महारानी, एक युवक है जिसकी वजह से आज हम आपके सामने बैठे हैं। जब हम अपने घोड़े पर दूर निकल गए थे तब हम अत्यंत थक चुके थे। हमें बहुत प्यास लगी थी और भूख भी सताने लगी थी। उसी समय उस युवक ने हमारी सहायता की, हमें पानी पिलाया और भोजन कराया। उसके उस उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते। यदि बात ऐसी है तो हमें लगता है कि उस योग्य युवक के साथ हमारी भतीजी का विवाह कर देना उचित होगा। वो भी अब विवाह योग्य हो चुकी है। किसी अन्य स्थान पर उसका विवाह करने से अच्छा है कि उसका हाथ उसी युवक को सौंप दिया जाए। आपकी बातों से युवक गुणवान, साहसी और बुद्धिमान प्रतीत होता है। महारानी, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। सेनापति, उस युवक को खोजकर हमारा संदेश दीजिए कि राजा ने उसे राजमहल में बुलाया है। ये घोड़ा तो यहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मालिक इस समय कहां है? सुबह से हम उनकी राह देख रहे हैं। घोड़ा अकेला वापस आया है, पर वे अब तक घर नहीं लौटे। महाराज, हम उस गांव तक पहुंचे थे। वहां घोड़ा तो मिल गया, किंतु उसकी बहन ने बताया कि उसका भाई अभी तक घर नहीं लौटा है। केवल घोड़ा ही वापस आया था। चलो, अभी उसी घर चलते हैं। पुत्री, घबराओ मत। मैं स्वयं इस राज्य का राजा हूं। तुम्हारे भाई से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात जानने और उससे मिलने की इच्छा लेकर यहां आया हूं। क्षमा कीजिए राजन, भैया भीतर विश्राम कर रहे हैं। मैं अभी उन्हें आपके समक्ष लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्री, अब हम चलते हैं। तुम्हारे भाई से कहना कि वो शीघ्र हमारे दरबार में उपस्थित हो। युवक, यदि तुम्हें उचित लगे तो हम अपनी भतीजी का विवाह तुम्हारे साथ करने का विचार रखते हैं। महाराज, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। कमेंट करके बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।